ब्रॉड टॉपिक को नैरो डाउन करने पे मेन उस पे कर रहे थे कि किस तरह से हम एक ब्रॉड टॉपिक को जनरलाइज करके भी स्पेसिफिक उसमें कर सकते हैं। इसमें है स्टार्ट विद जनरल इंटरेस्ट कि अपना इंटरेस्ट पहले फाउंड आउट करें जनरल, फिर प्रीलिमिनरी रिसर्च करें, अपने बेसिक आइडेंटिफाई करें गैप्स को, स्पेसिफिक इश्यूज को, एग्जिस्टिंग को। इसके बाद है आपका स्पेसिफिक पॉपुलेशन पे करें कि एक स्पेसिफिक एरिया पे कर लें। फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान में आपने करना है तो कराची का देख लें, डिफरेंट लाहौर का देख लें, पेशावर का देख लें, फिर तो स्पेसिफिक करें कि उसमें किस तरह से इम्पैक्ट आ रहा है। टाइम फ्रेम से अपनी रिसर्च को लिमिट करें। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें जिसमें एक क्लियर चैलेंज हो, आपके पास क्वेश्चन हो। हाउ और वाई क्वेश्चन जो है मेन डीपर रिलेशनशिप तो क्लैरिटी आपकी उसमें लेके आते हैं टॉपिक में। इंश्योर फिजिबिलिटी, आपके पास इनफ डाटा होना चाहिए, इनफ ऑलरेडी लिटरेचर प्रेजेंट होना चाहिए। और नंबर दो इसकी कि आपके पास रिसोर्सेज प्रेजेंट होने चाहिए। अगर कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज रिक्वायर हो तो उसके लिए आपके पास कोई ना कोई सोर्स होनी चाहिए कि जिससे आप उस चीज़ को कंप्लीट कर सकें। किसी भी रिसर्च क्वेश्चन में कॉमन पिटफॉल्स कौन कौन से हो सकते हैं? क्वेश्चन बहुत ज्यादा ओवरली ब्रॉड हो, लैक ऑफ फिजिबिलिटी कि आप कोई ऐसा क्वेश्चन फॉर्मुलेट कर लें जिसके पास आपके करंट सिटी में या करंट वहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। एम्बिगियस लैंग्वेज जो मेन मेजर देखा गया है कि आपकी बहुत एम्बिगियस होती है, आपको क्लियर नहीं होता, फोकस नहीं पता होता कि आपका रिसर्च क्या है। आप एक पूरा लिटरेचर रिव्यू करते हैं, पूरा सर्वे भी कंप्लीट करते हैं, सब कुछ कर लिया, आउटपुट क्या है? आपको कोई रिजल्ट बन ही नहीं रहा उसमें से। नेग्लेक्टिंग एग्जिस्टिंग लिटरेचर, हो सकता है उस रिसर्चर पे दो में आपके टॉपिक पे पिछले साल ही किसी ने सेम पे की हुई हो, बट आपने उसको एग्जिस्टिंग लिटरेचर को रिसर्च करके न्यू सेम उसी पे दोबारा से रिसर्च की। क्या फायदा आपकी रिसर्च का? उस पे तो ऑलरेडी हो चुकी है ना। तो उसमें से गैप आइडेंटिफाई करके करना और अपने लिटरेचर को मेन फोकस करके पढ़ना बहुत जरूरी है। इग्नोरिंग एथिकल कंसिडरेशन कि आपने विदाउट परमिशन किसी का डाटा यूज किया या किसी का ऑलरेडी उसमें से रिसर्च या आइडिया को यूज कर रहे हैं, तो दैट्स अनएथिकल। कि इवन आप किसी का आइडिया भी दिया हुआ उसके परमिशन के बगैर, उसके नॉलेज के बगैर यूज कर रहे हैं। किसी के आपके ग्रुप में डिस्कशन होते हुए आपने सुना, आपको एक चीज अच्छी लगी बट वो किसी और ने कही थी, दैट मीन आप उस चीज को ओन नहीं कर सकते। वो आपकी कभी नहीं हो सकती जो किसी और ने कही थी। बेशक एक जनरल मीटिंग में क्यों नहीं हो, वो आपकी कभी नहीं होगी, वो उसी पर्सन की होगी जिसके मुंह से वो निकली थी किसी मीटिंग में, किसी गैदरिंग में। तो आप उसके आइडिया को चुरा के अपनी पूरी रिसर्च, बहुत सी मैंने ऐसी देखी है, इवन हमारे प्रोफेसर के साथ ऐसा होता है कि वो आइडिया किसी और का होता था, थोड़ा टाइम बाद पता चलता था इन्होंने तो इस पर रिसर्च भी कर ली, हम तो सोचते ही रह गए। तो ये एथिकल कंसिडरेशंस को मेन फोकस करना बहुत जरूरी होता है। तो नेक्स्ट स्टेप इज आपका रिसर्च क्वेश्चन फॉर्मुलेट हो गया, बन गया। उसके बाद आता है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू किस तरह से करें, कौन कौन सी डाटा बेसिस को यूज करें अपने, इसका फायदा क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होती है, गैप्स हम लिटरेचर रिव्यू में से किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। लिटरेचर रिव्यू क्या है? इज एन इंटीग्रेटेड एनालिसिस, नॉट जस्ट ए समरी कि आपने किसी भी टॉपिक को लिया जस्ट समराइज करके बता दिया। पूरे उसकी एनालिसिस होती है, उसके प्रॉपर मेथड्स को आप देख के कर रहे होते हैं, मद्देनजर रख के कर रहे होते हैं उसके ऑब्जेक्टिव को, रिसर्च के पर्पस ऑफ स्कॉलर रिसर्च क्वेश्चन। स्कॉलरली राइटिंग्स के बहुत किसी एजुकेटेड क्वालिफाइड पर्सन है वो चीज लिखी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जिस चीज का जो लिटरेचर आप यूज कर रहे हैं वो किसने लिखा है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, उसकी साइटेशन ऑलरेडी प्रेजेंट है या नहीं है, वो किस ऑर्गेनाइजेशन से बेस करता है। इट रिप्रेजेंट ए सेंसिस ऑफ एविडेंस दैट प्रोवाइड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑन योर टॉपिक। आपको अपने टॉपिक पे एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मिलती है, एसोसिएशन के एविडेंस मिलते हैं कि ऑलरेडी कहाँ तक रिसर्च हो चुकी है, आपको न्यू इसमें आइडेंटिफाई क्या करना है। हाउ टू कंडक्ट लिटरेचर रिव्यू, इस तरह से करें। हम कोई भी चीज के आपको माइंड में आ गया, टॉपिक आ गया, आपने बेसिक अपने टीचर से भी डिस्कस कर लिया, मेंटोर से भी डिस्कस कर लिया आपने सब कुछ, उसके बाद क्या करें? एकेडमिक डेटाबेसेस को यूज करें, पबमेड, गूगल स्कॉलर, स्कॉपस, जेस्टॉर, डिफरेंट और भी बहुत सारी अवेलेबल, उन पर जाएं, सर्च करें कि ऑलरेडी कौन कौन सा लिटरेचर अवेलेबल है। स्ट्रेटेजीज अपनी रिसर्च में लगाएं, फिर टॉपिक को सर्च करते हुए उसमें कीवर्ड्स यूज करें। मेन फोकस अपने आइडेंटिफाई करेंगे आपके रिसर्च क्वेश्चन के क्या कीवर्ड्स हैं, फिर उनको बूलियन ऑपरेटर्स लगा के एंड और नॉट से फिल्टर करें और डिफरेंट फिल्टर्स अप्लाई करें। एज ग्रुप हो गया,
वो कहाँ पे किस एरिया में स्टडी हुई है उस चीज की बेस पे आप फिल्टर आउट कर सकते हैं। फिर इसके बाद अपने जो भी आपके एज है, फॉर एग्जाम्पल किस ईयर्स में ड्यूरेशन में हुई है, 2000 के बाद से हुई है, 2010 के बाद से हुई है, कब हुई है, आपने उस फिल्टर्स लगा के अप्लाई करें, आपको फिर टारगेटेड मोस्ट जो है लिटरेचर मिलेगा। स्टे ऑर्गेनाइज के अपनी जो अपने टर्म्स को रिजल्ट्स को अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए साथ साथ उसको फाइल बनाते जाएं अपने लैपटॉप में या अपने नोटबुक पे जिस तरह भी आपको उसको ऑर्गेनाइज करें, उसे नोट डाउन करें। सिलेक्टिंग क्रेडिबल सोर्सेज के आप जो जर्नल्स सिलेक्ट कर रहे हैं हमारे उसके लिए, वो एक रिव्यूड जर्नल होने चाहिए, रिलायबल हो, हाई क्वालिटी रिसर्च का होना चाहिए। इसमें मेन पीर रिव्यूड जर्नल्स का ये होता है, बाद दफा हमारे मोस्टली जो हैं प्रीडेटरी जर्नल्स, स्कैम्स होते हैं हमारे, वो जर्नल्स फेक होते हैं, कॉपी होते हैं। मीन अगर आप उसमें अपनी रिसर्च पब्लिश कर रहे हैं तो वो कंसिडर नहीं होगी। और क्योंकि आप एक फेक जर्नल को एक पेमेंट देके उसमें अपनी रिसर्च पब्लिश करवा रहे हैं, बट उसका कोई नहीं होगा। इनफैक्ट आप पे दोबारा से केस हो सकता है कि आपने एक फेक पब्लिकेशन शो की है। और इवन अगर उसको आप फेक जर्नल्स को अपने उसमें मेन रिसर्च में इंक्लूड करते हैं, दैट हैज द सेम इफेक्ट। आपकी रिसर्च कहीं पे अप्रूव ही नहीं होती, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी इदारे से, किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपकी रिसर्च अप्रूव नहीं करता अगर आपने जो लिटरेचर है वो उस जगह से यूज किया जो पीर रिव्यूड ना हो, कोई प्रेडेटरी जर्नल हो या फेक रिसर्च पेपर। तो इस चीज को बहुत क्रिटिकली आप लोगों ने मॉनिटर करना होता है कि हाई क्वालिटी रिसर्च पेपर ही आप यूज कर रहे हैं ना। उसमें ऑथर क्रेडेंशियल देखें, उनकी क्वालिफिकेशन देखें, उनके एफिलिएशन देखें कि उस चीज के एक्सपर्टीज भी हैं जिन्होंने वो चीज लिखी है। पब्लिकेशन डेट के कब की है वो, ये ना 1970 का आप रिसर्च पेपर निकाल के उसमें से गैप्स आइडेंटिफाई कर लें और पता चले उसके बाद भी इतनी सारी रिसर्च हुई है, वो कहाँ गई। पब्लिकेशन डेट के मोस्ट रिसेंट रिसर्चेज अभी इस चीज के बारे में क्या क्या कहते हैं, उस चीज को भी क्रिटिकली देखना पड़ता है। समराइज करें अपने की पॉइंट्स लिए मेथोडोलॉजीज को, उसको हर चीज को साथ साथ नोट डाउन करते रहें। सेंसिस करें कि उसमें कॉमन थीम आप कौन कौन से अपने ऑब्जर्व कर रहे हैं, गैप्स कौन कौन से फाइंड आउट कर रहे हैं, ट्रेंड्स किस तरह से हैं अक्रॉस लिटरेचर टू डेवलप ए कम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर टॉपिक है। इस तरह आप पूरा उसको स्ट्रेटेजिकली बना रहे होंगे ना अपने पास में, एक कनेक्शन बिल्ड होता रहेगा ऑटोमेटिकली। आप आउटलाइन बनाएं, जो जो चीज आपके आउटपुट मिल रहा है, आपकी की फाइंडिंग्स मिल रही हैं उनको हाईलाइट करें, उनको दोनों को डिफरेंसेस और कनेक्शन दोनों को फाइंड आउट करें इन स्टडीज के बीच में कि ये स्टडी कब हुई थी, इसमें राइटर ने ये कहा है, इसके बाद इस राइटर इस स्टडी में ये कहा गया है। वाई लिटरेचर रिव्यू इज इम्पोर्टेंट, इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है, मेन फोकस किसी भी रिसर्च पे लिटरेचर रिव्यू पे पहले क्यों किया जाता है। टॉपिक डिसाइड करने के बाद आपका फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आपने एग्जिस्टिंग नॉलेज को एक्सप्लोर करना होता है कि ऑलरेडी क्या क्या चीजें उस चीज पे हो चुकी हैं। ये आपको बैकग्राउंड देता है अपने टॉपिक के बारे में, डेमोन्स्ट्रेट करता है कि भाई ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट एरिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। रिसर्च स्टडीज को आइडियाज के बिटवीन कौन सा कनेक्शन रिलेशनशिप्स क्या है उनके आपस में, उस चीज को डिस्कवर करता है। मेजर थीम्स को, कंसेप्ट को, उस चीज को देखता है। इसके बाद हमारी जो मेन रिसर्च है कि क्रिटिकल गैप्स कहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रह चुके हैं, जो हम करंटली उस चीज के उन गैप्स को फिल कर सकते हैं। हमारी रिसर्च की वैल्यू को बढ़ाता है ये चीज। फर्दर रिसर्च क्वेश्चंस क्या क्या जनरेट हो सकते हैं इसके बाद, अभी जो आप कर रहे हैं इसके अलावा और क्या क्या इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस स्टडीज हैं जिनमें ये गैप प्रेजेंट है, और क्या क्वेश्चन है जिन पे आप और भी काम कर सकते हैं। तो दीज आर के इसीलिए हमें लिटरेचर रिव्यू को इम्पोर्टेंट देती है। मेन कुछ ये क्वेश्चंस गिवन है जो आपकी स्टडीज को एनालाइज करने में कि आपके ये जो रिसर्च लिटरेचर निकाला है ये आपका काम का है भी, या जैसे आपने जैसे थ्रू करते गए हैं पढ़ते गए हैं लेकिन ध्यान कुछ भी नहीं है। तो मेन ये तो कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें से मेन ये है कि आपकी जो रिसर्च क्वेश्चन है उसका जो स्टडी रिव्यू आर्टिकल जो आपने निकाल के सर्च किया है उसका क्या रिसर्च क्वेश्चन क्या है, उसमें ऑथर क्या आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है, सोर्स किस तरह से है, कोई उसकी दैट कुड इन्फ्लुएंस दी फाइंडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली कंपनीज कोई ना कोई हमारे उसमें स्पॉन्सर कर रही होती हैं रिसर्च, किसी भी रिसर्च के अदारे को। फॉर एग्जाम्पल किसी फार्मास्यूटिकल का कंपनी का दे रहे हैं, ये हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट को बाकायदा इनके क्लिनिकल ट्रायल्स को स्पॉन्सर कर रही होती है। तो देयर इज ए चांसेस कि वो आपको एक क्लियर
आंसर उसका रिसर्च में ना मिल रहा हो, तो अगर वो स्पॉन्सर कर रही है तो देयर इज मैनी चांसेस कि वो उन्हीं की प्रोडक्ट के हक में रिसर्च करके देंगे, वही डाटा देंगे। तो इन चीजों को भी अपने क्रिटिकली उसमें देखना होता है, मद्देनजर रखना होता है कि वो जो आप चीज को दे रहे हैं वो कहीं कोई फंडेड या वो तो नहीं है। हो सकता है उसके प्रैक्टिकल में कुछ और रिजल्ट्स आया हो बट आपको शो कुछ और हो रहा है। उसमें रिसर्च मैथडोलॉजीज क्या यूज की गई थी, लिटरेचर रिव्यू का एनालाइज करें, सैंपल्स को कौन कौन से वेरिएबल्स रखे गए थे, इनके रिजल्ट्स क्या थे। सेम इस तरह आगे नेक्स्ट है, सर्च कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, इसमें और कौन कौन से रिमेनिंग क्वेश्चन हैं, कोई कंफ्लिक्टिंग स्टडीज तो नहीं है, ऑथर जो है उसका उसको अपनी फील्ड में किस तरह से देखते हैं, कोई इसकी साइटेशन हुई है, कोई रेफरेंसेस हैं आपके पास और जगह पे पब्लिश हुई है, किस तरह से इसका रेफरेंस दिया गया है, इन सब चीजों को भी हमने लिटरेचर रिव्यू को ड्यूरिंग देखना होता है। टिप्स कि अपने जो मेन लिटरेचर रिव्यू करते हुए कोई भी आर्टिकल पढ़ते हुए आपने अब्स्ट्रैक्ट को केयरफुली देखना होता है, पढ़ना होता है पहले, फिर उसमें आपने उसका रिजल्ट्स को देखना होता है कि रिजल्ट्स किस तरह से हैं, क्लियर हैं नहीं है, आपको ये आर्टिकल आगे फर्दर पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। अपने नोट्स हाईलाइट्स करते रहें, जो जो चीजें आपकी पॉइंट्स उसमें से नोट करें लिटरेचर रिव्यू में से, उनको प्रोग्रेस को उनके थॉट प्रोसेस बनाने में जो आपका रिसर्च प्रोसेस के ड्यूरिंग काम आएगा, इसलिए उनको हाईलाइट करके उनके नोट्स बनाएं, अपने पास लिख के रखें विद रेफरेंस के ये इस जगह पे इस पर्सन ने ये बात कही। जब आप कंपाइल करने बैठेंगे अपने पूरे रिसर्च को फाइनल वर्जन में, ये नोट्स आपके बहुत हेल्पफुल रहेंगे। मैट्रिक्स ऑफ स्टडीज बनाएं अपनी एनालिसिस इजी करने के लिए, बताने के लिए, ताकि आप कहीं भी किसी को अपनी रिसर्च के बारे में बताना तो आपके पास एक नॉलेज का हब हो पूरा कि आप ये चीज बता सकते हैं अक्रॉस ऑल ऑफ दी स्टडीज, जितनी भी स्टडीज ऑलरेडी आपके पास हो चुकी है। तो लिटरेचर रिव्यू भी कर लिया हमने, अपने उस टॉपिक की इम्पोर्टेंस को, गैप्स को भी आइडेंटिफाई कर लिया पूरा। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारा फर्स्ट स्टेप आता है अपनी उसमें प्रैक्टिकल रिसर्च में, रिसर्च प्लान। रिसर्च प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है जो मोस्ट ऑफ द टाइम एज ए बिगिनर हम स्किप कर रहे होते हैं। जब तक हम रिसर्च प्लानिंग नहीं करते हम जस्ट ऑन द गो स्टार्ट कर देते हैं, अब ये कर लें अब ये कर लें, एंड ऑन द प्रोसेस हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि इसमें ये चीजें करनी है, जिससे हमारा एक प्रॉपर टाइम फ्रेम नहीं बन पाता। प्रोजेक्ट जो है हमारा विद इन टाइम उसके कंप्लीट नहीं हो सकता जितना हमारे पास एक चीज के लिए होता है, बिकॉज हमारे पास टाइम भी तो लिमिटेड होता है ना अपनी स्टडीज के लिए उस चीज को करने के लिए। तो उसके लिए रिसर्च प्लान जिसमें रिसर्च डिजाइन हो गया, रिसर्च मेथोडोलॉजी को किस तरह से आपने डिफाइन किया है, आपकी ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस क्या क्या है, क्लैरिटी होना इस चीज में बहुत इम्पोर्टेंट है। रिसर्च प्लान क्या होता है? रिसर्च प्लान इज a structured framework that outline the approach, method, and steps you will take to conduct your research. इट सर्व एज ए रोड मैप, कि आपकी पूरी जर्नी का एक रोड मैप बना देता है रिसर्च प्लान, कि आप एक प्रोजेक्ट को आइडिया से एग्जीक्यूशन तक, फाइनल प्रेजेंटेशन तक कैसे लेके जाएंगे, guiding you through the research process and ensure that your study is well organized and focused। तो इससे आपका स्टडी एक ऑर्गेनाइज रहती है और फोकस रहती है। हर किसी को, इंडिविजुअल को पता होता है कि उसने रिसर्च में इस तरह से कंट्रीब्यूट करना है, हर किसी के पास अपना एक पूरा प्लान बना हुआ होता है। इसके कोर एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? प्रोजेक्ट गोल पूरे स्पेसिफाइड होते हैं, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आइडियल स्ट्रेटजी फॉर रीचिंग गोल्स, गोल्स के जो गोल्स को आपने स्ट्रेटजीज बना के रखी होती हैं कि हमने इस टारगेट को इस तरह से अचीव करना है, अपना क्वेश्चनर बनाया है तो इसे इस तरह से फिलअप करवाना है, इन टारगेटेड पॉपुलेशन से हमने ऑडियंस हमारी टारगेट ये है, सैंपल साइज हमारा इतना होना चाहिए, इसमें ये पॉपुलेशन होनी चाहिए, उसमें एज जेंडर उनका ये स्पेसिफाइड होना चाहिए। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स मेन, किसी भी प्रोजेक्ट का मेन उसका फोकस होते हैं कि आपने इन चीजों पे टारगेट रख के अपनी रिसर्च को आगे कंडक्ट करना है। प्रोजेक्ट बैकग्राउंड, किसी भी आपको लिटरेचर रिव्यू अपने रिसर्च प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड पता होता है। रिसर्च एंड टेस्टिंग सपोर्ट की, अगर किसी अदारे की, किसी मेंटोर की, किसी प्रोफेसर की आपको यहाँ पे सपोर्ट की नीड होगी, तो आपको पहले से बिफोर हैंड रिसर्च शुरू करने से पहले पता होता है कि आपने इस टाइम पे इस पर्सन को अप्रोच करना है। प्रिलिमिनरी स्टडीज आप ऐड करते हैं, उसमें अपनी प्रोग्रेस रिपोर्टिंग मैकेनिज्म ऐड करते हैं कि कोई भी पर्सन आपके रिसर्च प्लान में किस तरह से अपनी उसकी प्रोग्रेस को ऐड कर रहा होगा। पोस्ट एस्टिमेट मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसमें चेंज ऑर्डर प्रोसेस की कॉस्ट कितनी है उसमें आप स्पेंड कर सकते हैं, आपकी रेंज क्या है फाइनेंशियली, आप कितना उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लैरिटी देती है, ये ना हो कि इन दी एंड आप पूरा काम कर जाएं
इन दी एंड आपको फाइनेंशियल जहाँ पे रिक्वायर हो उसकी वजह से आपको प्रोजेक्ट अपने छोड़ना पड़े, तो टाइम वेस्टर होगा आपका, आपकी एनर्जी वेस्टर होगा, तो इससे बेटर है कि उसको पहले एनालाइज करके रिसर्च प्लान में ऐड करें। बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर, वेल इन्फॉर्म पार्टिसिपेंट, जितने भी आप पार्टिसिपेंट उनको क्लैरिटी होती है आपके आइडिया की, आपके थॉट की। ऑल स्टेक होल्डर्स एंड टीम अलाइन इन सपोर्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ये आपका जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उसमें आप सबको ऑन वन पेज कर सकते हैं, आपके क्लैशेस नहीं हो रहे होते, आप बार बार हर किसी को कन्विंस नहीं कर रहे होते, अपना पर्पस हर किसी को एक्सप्लेन नहीं कर रहे होते रिसर्च का। क्लियरली डिफाइंड प्रोजेक्ट डेफिनेशन के उसमें आपके पास क्लियर पर्पस फोकस होता है और आपने उसी चीज पे काम करना है। डिस्ट्रैक्शन एलिमिनेट हो जाती हैं, टास्क फोकस को किया जाता है, टाइमली मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल टास्क, हर पर्सन अपना जो भी आपकी टीम का पार्ट है वो इंडिविजुअल टाइम मैनेज कर रहा होता है। एंड रूल कॉस्टली डिबेट्स आर अवॉइडेड, कि आप उसमें जिसमें ज्यादा आपकी कॉस्ट लगी हो प्रोजेक्ट की उस चीज को अवॉइड कर सकते। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Okay, थैंक यू। before we move towards Dr. Hira, so there are two questions of the participants. Anya is asking, what is the difference between analytical and applied research? सॉरी, प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। What is the difference between analytical and applied research? एनालिटिकल एंड अप्लाइड रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च इज बेसिकली आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर जो मेन फोकस है उसमें उस चीज पे हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी भी डिजीज के बारे में देखा है, लेट्स सी टेक डायबिटिक फूड अल्सर, कि अभी तक डायबिटिक फूड अल्सर का कोई प्रोटोकॉल अवेलेबल नहीं है हमारे उसमें पूरी इंडस्ट्री में। एक फूड पे आपके माइनर सा इन्फेक्शन हुआ है, दैट कैन टेक यू टू किडनी फेलियर, क्रोनिक किडनी डिजीज, किडनी स्टेज 5 फेलियर तक लेके जा सकता है। तो ये प्रॉब्लम है ना, एग्जिस्ट करती है। अब इसका आप कोई भी सोल्यूशन अपनी स्टडीज के थ्रू अपने उसमें कोई फाइंड आउट करते हैं, तो वो क्या है? दैट विल बी अप्लाइड रिसर्च, कि आपने सोल्यूशन का एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है, पूरा उसका दिया है एक प्रोसेस के तहत। इसके अलावा अगर एनालिटिकल रिसर्च आपने देखनी है, आपके पास कोई भी डाटा अवेलेबल है बाइट कि ये इतने परसेंट को वैक्सीनेशन दी गई है, कोविड में देखा आपने इतने इतने परसेंट को, इतनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन दी गई है, उसमें आपने रिकरेंस देखनी है दोबारा से कोविड-19 कितने लोगों को हो रहा है, आपके पास डाटा अवेलेबल है, आपने उसमें से उनको मेजर करके एनालाइज करके जो रिजल्ट्स बताएंगे वो होगी आपके एनालिटिकल रिजल्ट। Okay, so the last question is from Valaj. He is asking from where he can search, from, what resources he can use for it. सॉरी, रिपीट द क्वेश्चन। Valaj is हेलो, asking for this he can use about research. सॉरी आप मुझे टाइप करके बता देंगे, मुझे क्लियर आवाज नहीं आ रही थी क्या? हाउ कैन वी स्टार्ट, वेयर कैन आई फाइंड द रिसोर्सेज एंड ऑल दैट, आप इसी की बात करें? हाउ कैन वी स्टार्ट रिसर्चिंग एज ए फ्रेश बिगिनर? Yeah, that one. जी, Yes, इसी की. ओके आपको एज ए बिगिनर, फ्रेश बिगिनर कहाँ से स्टार्ट करना है, तो इसी पे मेरी पूरी प्रेजेंटेशन थी कि आपको पहले अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। पूरा आपने वो फाइंड आउट कर लिया, बाद में आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज को जाके, सोर्सेज को हमारे जो है, सॉरी सोर्सेज को, डिफरेंट डाटा बेसिस को जाके सर्च करें। गूगल स्कॉलर इज द फर्स्ट जो हमारे टीचर्स हमें बताते हैं, उसके बाद पबमेड हो गया, रिसर्च गेट हो गया, साइंस डायरेक्ट के डिफरेंट, उसमें आप जाके डोमेन्स में उनको सर्च करते हैं डीपली। तो उस पे जाके अपने टॉपिक के बारे में सर्च करें। वो रिसोर्सेज इन दी प्रोसेस आपको आहिस्ता आहिस्ता उसके बारे में, जब आप क्यूरियस होंगे, वर्कशॉप्स अटेंड करें, कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करें, आपके रिलेटेड जो फील्ड है उनमें आइडेंटिफाई करें कि अभी हमारे मेजर इम्पैक्टफुल रिसर्चर कौन कौन से हैं, उनको उनके सोशल पेजेस पे फॉलो करें, उनको देखें कि वो उस चीज़ के बारे में कौन सा न्यू कंटेंट आपके लिए क्या लर्निंग अवेलेबल है, तो उससे आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प। आई होप। Yeah, now we ओके, should move on to this. Dr. Hira, please make her host. Am I audible to you guys?
Assalamualaikum. Am I audible to you guys? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, Siraj, you are audible. Okay. Amna, can you give me allowance to share my screen? आप मुझे अलाउ करोगे शेयर करने के लिए स्क्रीन? मेक मी होस्ट. Okay, Dr. Hira, you are now host. Assalamualaikum. Hope you all guys are good. Let me first introduce myself. Myself, Hira Shafi, pharmacist by profession. Doing currently working as a quality officers in pharmaceutical industry, research on holistic, and working several research projects in my undergrad levels. Without any further delay, I start my topic first. Introduction of to research, identifying the research topic, and there are several steps research process जो हमने further discuss कर दिए हैं in brief or we can say in a detail. तो हम इसको फर्दर और मूव ऑन करेंगे कि हमारे पास रिसर्च क्या होता है, आइडेंटिफाइंग रिसर्च टॉपिक, लिटरेचर रिव्यू, डेवलपिंग रिसर्च प्लान, यहाँ तक हमने डिस्कस कर दिया आप लोगों को किस तरह से हम इन सबको प्रोसीड करते हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं अपने रिसर्च पेपर राइटिंग के लिए और रिसर्च पर्पज के लिए। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ठीक है, नेक्स्ट इज डाटा कलेक्शन। हमने रिसर्च टॉपिक फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट हमारा जो मेन एम होता है वो ये होता है कि लाइक हमने रिसर्च गैप मालूम करना है कि हमारे पास रिसर्च गैप क्या है, हमारे रिसर्च क्वेश्चन क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमारे पास रिसर्च टाइप्स क्या फॉलो करते हैं। लाइक हमारे पास क्वांटिटेटिव हम डाटा रिसर्च करना चाहते हैं या फिर क्वालिटेटिव डाटा रिसर्च करना चाह रहे हैं। इसके बाद हम डिसाइड करें कि हमारे पे पूरा एक ब्लूप्रिंट डिजाइन कर रहे होते हैं कि लाइक हमारे पास रिसर्च प्लानिंग क्या होगी, रिसर्च डिजाइनिंग क्या होगी। इसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं जो हमने डिस्कस किए। हमारे पास डिफरेंट मेथोडोलॉजी होती है जिसके अब यहाँ पे हम रिसर्च कर रहे होते हैं। इसमें एक पॉइंट हमारे पास आता है डाटा कलेक्शन का और उसके एनालिसिस का, कि हम किन मेथड्स के थ्रू या फिर हमारे पास किन प्रोसीजर के थ्रू डाटा को कलेक्ट करेंगे, उसे एनालाइज करेंगे। फर्स्ट एंड फिगर्स, डाटा हमारे पास रॉ फैक्ट एंड फिगर्स होता है किसी भी इवेंट का, किसी भी पर्सन का, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव का, जिसको हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं या फिर कलेक्ट कर रहे होते हैं डिफरेंट प्रोसीजर्स के थ्रू, डिफरेंट मेथड्स के थ्रू। अब रिसर्च डाटा क्या है? दैट हैज बीन कलेक्टेड, ऑब्जर्व्ड एंड जनरेटेड टू वैलिडेट द ओरिजिनल रिसर्च फाइंडिंग। फर्स्टली इनिशियली हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमारे पास रिसर्च क्वेश्चन क्या है, हमारे रिसर्च प्रॉब्लम्स क्या है। देन हमें उस रिसर्च प्रॉब्लम को, रिसर्च क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए जो चीज हम कलेक्ट कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं बाय मीन्स ऑफ एनी सर्वे, इंटरव्यूज, क्वेश्चंस एंड डिफरेंट वेज, उसे हम रिसर्च डाटा कह रहे होते हैं। यूजुअली हमारे पास जो डाटा की टाइप्स होती हैं वो होती हैं दो। फर्स्ट वन इज अ प्राइमरी डाटा एंड सेकंड वन इज अ सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा वो डाटा जो हमारे पास फर्स्ट हैंड होता है, फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है, आपके पास फ्रेश डाटा होता है जो ओरिजिनल इन नेचर होता है, आपकी रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च क्वेश्चन से रिलेट करता हुआ होता है, जो कि बाय मीन्स ऑफ हम सर्वे ले रहे होते हैं या फिर डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स से, जो हमारे पास पार्टिसिपेंट्स होते हैं, रिसर्च पार्टिसिपेंट्स होते हैं, या फिर हम डायरेक्टली परफॉर्म कर रहे होते हैं एक्सपेरिमेंट्स को एक्सेट्रा। जबकि हमारे पास जो सेकेंडरी डाटा होता है वो हमारे पास कलेक्टेड बाय समवन एल्स, या फिर हमारे पास ऑलरेडी स्टैटिस्टिकली प्रोसेस हो चुका होता है उन डाटा में। जैसे कि हमारे पास कोई भी गवर्नमेंट डेटाबेस मौजूद है, उसमें मौजूद है। लाइक हमारे पास जर्नल्स हैं, बुक्स हैं, जो हम डाटा ऑब्टेन कर रहे होते हैं, वो हमारे पास सेकेंडरी डाटा कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास डाटा कलेक्शन क्या होता है भाई? डाटा कलेक्शन इज अ सिस्टमिक प्रोसेस ऑफ गैदरिंग द ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट्स, ताकि हम अपने रिसर्च गैप को, रिसर्च क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास सिस्टमिक प्रोसेस होती है उसे हम डाटा कलेक्शन कहते हैं। डाटा कलेक्टिंग करने से पहले हमें कुछ पॉइंट को कंसीडर करना पड़ता है। फर्स्टली कि हमारे पास रिसर्च क्वेश्चन क्या है, रिसर्च गैप क्या है, हम फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हैं।
जैसा कि हमने बताया कि फॉर एग्जांपल हमारे रिसर्च टॉपिक हम किस तरह से फाइंड आउट कर रहे होते हैं। फर्स्टली हम एक ब्रॉडर टॉपिक कंसिडर करते हैं। जस्ट सपोज हमने डायबिटीज को एज अ ब्रॉडर टॉपिक कंसिडर किया कि लाइक मुझे रिसर्च जो करना है वो डायबिटीज में करना है। देन हम प्रिलिमिनरी रिसर्च करते हैं, इस पर रिसर्च रिव्यू करते हैं, आर्टिकल्स को, डिफरेंट रिसर्चेस देखते हैं कि लाइक डायबिटीज में किन किन टॉपिक्स पे रिसर्च हो चुका है, ऐसे कौन से गैप्स मौजूद हैं या टॉपिक्स मौजूद है जिसपे हमें फर्दर रिसर्च करना चाहिए। हाँ मुझे इंटरेस्ट इस टॉपिक्स में, इस पे हम डायबिटीज के इन सब चीजों पे करते हैं। जैसे हमारे पास फॉर जस्ट सपोज कि मैंने एक ब्रॉडर टॉपिक डायबिटीज चूज किया, इसके बाद मैं नैरो डाउन करूंगी अपने टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट को कि लाइक प्रिवेलेंस ऑफ डायबिटीज पाकिस्तान में सपोज जस्ट सपोज नहीं हुई भी है, गैप यहाँ मौजूद है, प्रिवेलेंस डाटा हमारे पास मौजूद नहीं है। तो मेरा नैरो टॉपिक क्या हो गया कि हमारे पास प्रिवेलेंस ऑफ डायबिटीज हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास रिसर्च टॉपिक हो गया, रिसर्च प्रॉब्लम हो गया, जिसको मैंने अपने रिसर्च क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लिया। तो फर्स्ट डाटा कलेक्शन करने से पहले आपने रिसर्च गैप फाइंड आउट करना है। सेकेंड आपने फाइंड आउट करना है कि आपने मेथड कौन सा यूज करना है रिसर्च करने के लिए, आपने क्वालिटेटिव यूज करना है, क्वालिटेटिव यूज करना है। देन आपने एक पूरा प्रॉपर प्लान डिजाइन करना है कि लाइक आपने एक्सप्लेनेटरी करना है रिसर्च, जैसे कि हमने बताया डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करना है या एक्सपेरिमेंटल बेस्ड रिसर्च करना है या सर्वल बेस्ड रिसर्च करना है। देन हमारे पास क्या होता है कि जब आपने एम ऑफ रिसर्च फाइंड आउट कर लिया, जैसे लिखा है यहाँ पे, बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ डाटा कलेक्शन फर्स्टली नीड टू आइडेंटिफाई एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू अचीव। आप अचीव क्या करना चाहते हो उस डाटा से जो आप कलेक्ट करना चाह रहे हो, बाय राइटिंग सम स्टेटमेंट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च क्वेश्चन। फर्स्ट एम रिसर्च हो गया। सेकेंड हमारे पास क्या होता है, टाइप ऑफ डाटा यू विल कलेक्ट। आपने, इट्स डिपेंड ऑन योर मेथड ऑफ रिसर्च कि आप क्वालिटेटिव डाटा रिसर्च कर रहे हो या क्वांटिटेटिव डाटा कर रहे हो। क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए आपके पास क्वांटिटेटिव डाटा यानी कि जो नंबर्स में होंगे, ग्राफ्स में होंगे, और उसको एनालाइज करने के लिए स्टैटिस्टिकल सम मेथड्स यूज किया जाता है। जबकि अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च परफॉर्म करना चाह रहे हो या करते हो इन फ्यूचर, तो आप क्वालिटेटिव डाटा को एनालाइज करोगे थ्रू द इंटरप्रिटेशन और कैटेगराइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास ये होता है कि फर्स्ट हमने एम सेलेक्ट कर लिया, एम ऑफ रिसर्च क्या था, यानी कि हमारे पास रिसर्च क्वेश्चन क्या है, हमारा रिसर्च प्रॉब्लम क्या है जिसको हमने फाइंड आउट करना है, जिसपे हमने रिसर्च करना है। सेकंड आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि आपका डाटा कलेक्शन कौन से, आपने क्वालिटेटिव डाटा को कलेक्ट करना है या क्वांटिटेटिव डाटा को कलेक्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास आप डाटा कलेक्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करने वाले हो, वो भी थर्ड ऑप्शन क्या होगा हमारे पास कि आपने मेथड क्या यूज करना है डाटा कलेक्शन करने के लिए। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल भी कर सकते हो, इंटरव्यूज बेस्ड भी कर सकते हो। एक्सपेरिमेंटल यूजुअली हमारे पास क्वांटिटेटिव मेथड से होता है। सेकंड इंटरव्यू करते हो, फोकस ग्रुप करते हो। देन सर्वे बेस होती है और ऑब्जर्वेशन बेस हमारे पास डाटा कलेक्शन हो रही होती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अब हमने डाटा कलेक्ट तो कर लिया, विच इज वाज इन रॉ इन फॉर्म। हमारे पास डाटा मौजूद है, बहुत रॉ इन फॉर्म है, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, कुछ भी नहीं है, कुछ आइडिया ही नहीं है, हमारे पास जस्ट एक डाटा मौजूद है। उसको एनालिसिस करने के लिए, उसको इंटरप्रिटेट करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए हम जो टूल्स यूज करते हैं, डिफरेंट मेथड्स यूज किया जाता है। ठीक है, तो लिखा है यहाँ पे इन्फॉर्मिंग ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डाटा इनटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी यूज्ड टू आंसर योर रिसर्च क्वेश्चन। जो आपके रिसर्च क्वेश्चन को या फाइंडिंग्स बताएगा। फर्स्ट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस, सेकेंड इज क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस। टिपिकली हमारे पास जो क्वालिटेटिव होता है वो नॉन न्यूमेरिकल्स होते हैं, often comes from sources such as इंटरव्यू करके हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं, फोकस ग्रुप्स हमारे पास होते हैं, ऑब्जर्वेशंस करके हम इसको ले रहे होते हैं। जबकि क्वांटिटेटिव डाटा जो होते हैं यूजुअली हमारे पास मेनली जो रिसर्चेस होते हैं वो क्वांटिटेटिव पे ही हो रहे होते हैं, जो हमारे पास न्यूमेरिकल बेस होता है, जो हम often comes from the surveys, experiments and observational studies, requires statistical method to analyze the data। हम statistical method यूज कर रहे होते हैं इसको एनालाइज करने के लिए। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या होती है, हमारे पास दो टाइप्स की होती है, एक होती है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, दूसरी होती है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव में यूजुअली हमारे पास मीन मॉड मीडियन हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशंस मालूम कर रहे होते हैं डाटा के, ताकि हमें हमारे क्वेश्चंस के मुताबिक फाइंडिंग कर सके। सेकंड हमारे पास अगर टू वेरिएबल्स पे वर्किंग हो रही हो, जैसे कि हमने बताया था कि हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं एंड डिफरेंट थिंग्स जो डिटेल में बता रही थी वो, उस पे हम टी टेस्टिंग, एनोवा टेस्टिंग, कोरिलेशन एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस, ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। कॉमन जो टेक्निक्स या फिर टूल जो इस्तेमाल की जाती हैं डाटा एनालिसिस के लिए, वो हमारे पास एसपीएसएस, मोस्ट कॉमनली आर मेथड्स यूज किया जाता है। देन स्प्रेडशीट, सिंपली हमारे पास जो सिंपलेस्ट तरीका है वो जो बिगनर एज अ बिगनर हम यूज कर रहे होते हैं वो एक्सेल शीट्स पे ही हम यूज कर रहे होते हैं, जैसे जिसमें हम मीन मॉड मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू अपने डाटा से फर्दर इन्फॉर्मेशन या फाइंडिंग्स ले रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू आर रिसर्च प्रॉब्लम एंड रिसर्च क्वेश्चंस। नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड टू द पूरी रिसर्च प्रोसेस जो हमने डिस्कस की कि लाइक हमारे पास रिसर्च क्या होता है, रिसर्च की प्लानिंग्स किस तरह से होती हैं, लिटरेचर रिव्यू किस तरह से करते हैं,
इसके अलावा और भी फर्दर चीजें, रिसर्च के डिजाइन कौन कौन से होते हैं, हमने कौन से मेथड्स को यूज करते हुए हमने सारी चीजें एक प्रोसेस के थ्रू डिसाइड कर ली कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है, मैं ये मेथड यूज करने वाला हूँ, ये करने वाली हूँ, हमारे पास ये डिजाइन्स होंगे जिसको मैं फॉलो करूंगी। आफ्टर दैट यू आर एबल टू राइट अ रिसर्च पेपर और यू आर गोइंग टू राइट अ रिसर्च पेपर। तो हमारे पास एक जर्नल रिसर्च पेपर का स्ट्रक्चर क्या होता है? फर्स्टली आप लोगों ने सबने ये देखा ही होगा कि एक रिसर्च पेपर क्या क्या चीजें कंटेन करता है। फर्स्टली इनका ये होता है, टाइटल होता है। सेकंड हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट होता है। थर्ड, इंट्रोडक्शन, मटेरियल मेथड्स, रिजल्ट डिस्कशन, कंक्लूजन एंड रेफरेंसेस। तो हम ब्रीफली इन सब चीजों को देखेंगे कि लाइक इन इन सेक्शंस में कौन कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए, इंक्लूड करनी चाहिए, क्या क्या फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्टली हमारे पास जब टाइटल होता है, टाइटल जो रिसर्च पेपर का टाइटल है, डेवलपिंग योर टाइटल, किस तरह से टाइटल को कर रहे होते हैं, तो हमारे पास जो फर्स्ट अटेंशन रीडर की अटेंशन सीकिंग होती है वो हमारे पास टाइटल से ही होती है। सेकंड, टाइटल हमारे पास ज्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए, यूजुअली 15 वर्ड्स इज मोर इनफ। पर्पस शो कर रहा हो आपका टाइटल। सेकंड, स्कोप शो कर रहा हो, मेथड शो कर रहा हो, सम हाउ मेथड शो करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइटल है क्रॉस सेक्शनल स्टडी की गई है प्रिवेलेंस ऑफ हाइपरटेंशन को फाइंड आउट करने के लिए पाकिस्तान में, ठीक है, मेथड्स भी इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। हम टाइटल्स में यूजुअली जर्गन्स, एब्रिविएशंस, एक्रोनियम्स वगैरह यूज नहीं करते, जैसे कि हमारे पास CGM, सम सॉर्ट ऑफ एब्रिविएशन हम यूज नहीं कर रहे होते हैं टाइटल में। नेक्स्ट हमारे पास आता है एब्स्ट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट क्या होता है? इट्स अ समरी ऑफ योर एंटायर आर्टिकल्स। आपने पूरा एक आर्टिकल लिखा है, उसकी समरी मेंशन कर रहे हो कि भाई आपने काम किया, पहले प्रॉब्लम क्या थी, बैकग्राउंड बताना होता है अपने कि हमारे पास बैकग्राउंड क्या था, आपने हाइपरटेंशन को चूज किया, प्रिवलेंस तो हाइपरटेंशन क्या होता है, उसकी फिर आपने नोन चीजें बतानी है। फर्स्टली यू शुड राइट इन एब्स्ट्रैक्ट नोन थिंग्स, नोन थिंग्स बतानी है, ठीक है। इसके बाद आपने इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बतानी है। देन हमारे पास थोड़ी सी बॉडी आएगी, क्या मेथड यूज किया, पूरा एक समरी आप रिसर्च की मेंशन करोगे उस पे, एब्स्ट्रैक्ट पे। एब्स्ट्रैक्ट शुड बी 200 टू 250 लाइन्स, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या की चीजें इंक्लूड होती हैं, आप पर्पस लिखते हो, मेथड लिखते हो कि कौन कौन से किस मेथड्स के थ्रू आपने रिसर्च किया है, अपनी फाइंडिंग्स लिखते हो कि आपने क्या रिजल्ट्स लिए हैं। देन हमारे पास कंक्लूजन होता है। एब्स्ट्रैक्ट में हम डिस्कशन, इवैल्यूएशन और इंटरप्रिटेशन को इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या होता है कि आपने इंट्रोडक्शन में फर्स्टली क्या लिखना होता है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन पे, प्रेवलेंस ऑफ हाइपरटेंशन पे बात करें तो हाइपरटेंशन से रिलेट करोगे, वेयर वी कैन शेयर ईदर द सम हिस्टोरिकल डाटा, सम की टर्म्स एंड डेफिनेशन अबाउट द हाइपरटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? एग्जिस्टिंग एविडेंस। हाइपरटेंशन से रिलेट क्या क्या, प्रेवलेंस से रिलेट क्या क्या रिसर्च हो चुके हैं, वो सारी चीजें आप लोग लिटरेचर रिव्यू, जिस तरह से हमने बताया कि लिटरेचर रिव्यू के स्टेप्स क्या होते हैं, किस तरह से आप लोग लिटरेचर रिव्यू करते हैं, वो करने के बाद हमने एक्सिस्टिंग एविडेंस लिखना है, यानी कि नोन थिंग पहले लिखा, इसके बाद अननोन। हाइपरटेंशन से प्रिविलेंस नहीं है पाकिस्तान में, प्रिविलेंस की स्टडी नहीं मौजूद है, तो आपने अननोन थिंग्स लिखनी है, जैसे कि रिसर्च गैप, व्हाट हैज नॉट बीन डन और अकम्प्लिश, जो चीज नहीं हुई है और आपने अकम्प्लिश नहीं किया, ठीक है। इसके बाद अपना ऑब्जेक्टिव कि आपके रिसर्च क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग क्या अकम्प्लिश करना चाहते हैं, व्हाट यू प्लान टू अकम्प्लिश, आप क्या लोगे उससे। रिसर्च रिव्यू करने के बाद, रिसर्च गैप फाइंड आउट करने के बाद आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है। ये हमारे पास इंट्रोडक्शन में इस तरह से हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं और ये सारी चीजें की पॉइंट्स हम इंक्लूड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है मटेरियल मेथड्स। आपने रिसर्च प्लान डिजाइन कर लिया कि क्वांटिटेटिव स्टडी करनी है, एक्सप्लोरेटरी डिस्क्रिप्टिव स्टडी करनी है, देन आप मेथड क्या यूज करोगे, नीड टू एक्सप्लेन टू योर ऑडियंस बाय स्टेप प्रोसेस। आपका रिटर्न कंटेंट इस तरह से होना चाहिए कि आपको आप हर एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप मटेरियल एंड मेथड्स में इंक्लूड करोगे। लाइक आपने सर्वे किया, कितने पार्टिसिपेंट्स इंक्लूड थे, किस टाइम से किस टाइम तक आपने सर्विस कंडक्ट किया, रिसर्च कंडक्ट किया, ठीक है। लिस्ट ऑफ मटेरियल आपने क्या क्या, मतलब कि टूल्स कौन कौन से यूज किए हैं। इसके बाद आपने रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए कौन से टूल्स यूज किए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स फॉलोड इन ऑर्डर टू अराइव एट दैट फाइनल रिजल्ट्स, ठीक है। आपने शेयर टूल्स करना है, इंस्ट्रूमेंट करना है फॉर डाटा एनालिसिस। आपने डाटा एनालिसिस के लिए क्या क्या टूल्स इस्तेमाल किए, डाटा कलेक्शन के लिए क्या क्या टूल्स इस्तेमाल किए, ईच एंड एवरीथिंग। आपका मटेरियल मेथड इस तरह से होना चाहिए कि अगर कोई थर्ड पर्सन और थर्ड पार्टी रिसर्चर्स इसको रीड करता है और वो एक्सपेरिमेंट दोबारा से परफॉर्म करता है तो उसको भी सेम रिजल्ट मिले जो आपने अपने मटेरियल मेथड में लिखा है। इतना सिंपल, फोकस्ड और रिलायबल होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट एंड डिस्कशन पे बात करें। रिजल्ट में क्या होता है हमारे पास कि हम अपने सारे डाटा इन द फॉर्म ऑफ विजुअल्स, ग्राफ्स, चार्ट्स, इलस्ट्रेशन के थ्रू शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। हमारे पास डाटा को एक्सप्लेन, शेयर रिजल्ट्स वेयर वी एक्सप्लेन व्हाट दैट डाटा मींस, मतलब कि हमारे पास डाटा से क्या रिजल्ट्स निकल रहे हैं हमारे पास। हमने लाइक फॉर एग्जांपल 200 पीपल पे पार्टिसिपेंट पे सर्वे किया,
कि हमारे पास प्रेवलेंस कराची में इन हॉस्पिटल्स में या फिर इन क्लिनिक्स में इतनी हाइपरटेंशन की प्रेवलेंस एग्जिस्ट करती है, ये सारी चीजें, तो उसको रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमें पुट करना होता है रिजल्ट्स में, ठीक है। व्हाट वी आर एनालाइजिंग फ्रॉम द डाटा, हमने क्या एनालाइज किया डाटा से। नेक्स्ट, रिजल्ट में हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे होते, जैसे हम रिजल्ट्स बता रहे हो कि हमने ये मेथड अप्लाई किया और हमें ये रिजल्ट मिला। डिस्कशन में हम क्या कर रहे होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग को एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहे होते हैं। डिस्कशन इज वेयर यू अटैच अ मीनिंग टू दैट टर्म ऑफ करंट रिसर्च सिनेरियो एंड व्हाट इट मीन फॉर करंट रिसर्च प्रॉब्लम दैट वी आर वर्किंग ऑन। हमने करंट वर्किंग ऑन, हमारे वर्किंग प्लान क्या है और हमारे पास रिजल्ट्स क्या है, इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है डिस्कशन में। नेक्स्ट आता है कंक्लूजन। Purpose of this section is to remind our audience of why we start this research. इस सेशन का मतलब ये होता है कि आपने अपने ऑडियंस को बताना है कि हमने स्टार्ट क्यों किया था रिसर्च को इन द फर्स्ट प्लेस एंड व्हाट वी हैव अचीव आउट ऑफ इट, और हमने इसे अचीव क्या किया। सेकेंड, स्टार्ट बाय रिट्रीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर रिसर्च, आवर स्टडी, पूरे स्टार्टिंग से बताने के हाइपरटेंसिव वगैरह एंड ऑल प्लीज आप इंक्लूड करना है, एंड रिव्यू की फाइंडिंग, और आपने क्या फाइंड आउट किया, ठीक है। आपने ब्रॉडर इम्प्लीकेशन भी बतानी है, एप्लीकेशन भी बतानी है कि आपका ये वर्क और रिसर्च किस तरह से रिसर्च कम्युनिटी को, रिसर्च